हेलो दोस्तों, मैं ए के सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है संविधान सभा और ये पूरा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा आज, और ये लेक्चर से संबंधित वीडियो रहेगा। तो सर्वप्रथम जो संविधान सभा की जो मांग हो रही है वो 1895 में कौन कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये संविधान के सभा की मांग की गई थी। इसके बाद 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो स्वराज की जो मांग की गई थी वो कब की गई? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ये जो मांगे थी वो अप्रत्यक्ष मांगे थी। वो कैसी थी? अप्रत्यक्ष। अब क्वेश्चन ये उठता है प्रत्यक्ष रूप से जो मांग सर्वप्रथम जो की थी वो 1934 में की गई है। 1934 में M.N. राय के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई। भारत में संविधान सभा गठित होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से पहली मांग थी। M.N. राय के द्वारा ये मांग की गई है। ठीक है, और इन्हीं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी मांग को दोहराया है। और 1938 आती है। फिर 1938 में इसमें भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने वयस्क मताधिकार की मांग की। वयस्क मताधिकार। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के लिए क्या मांग की? वयस्क मताधिकार। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि वयस्क मताधिकार के द्वारा स्वतंत्र भारत का जो संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब अंग्रेज़ों ने इनकी ये बात स्वीकार कर ली। वो कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव 1940। यहाँ से प्रक्रम शुरू हो रहा है कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेज़ों के द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब स्वीकार की गई, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन होने की मांग स्वीकार की गई थी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, इसके बाद लेकिन भारतीयों के द्वारा इनको बात को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसमें ये लिखा था कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। यानी मुख्यतः शब्द का मतलब ये था कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति भी शामिल होंगे, तो इसलिए भारतीयों के द्वारा इसको शामिल स्वीकार नहीं किया गया। अब इसके बाद सन आती है क्रिप्स मिशन होता है 1942 में। ठीक है, इनका पूरा नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये बिल्कुल तय करके आए थे कि भारत में हम संविधान सभा गठित कर ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा था कि उसके बाद ये सब चीज़ हो पाएंगी। तो महात्मा गांधी ने इसको लेकर एक टिप्पणी की थी कि दिवालिया बैंक से इन्होंने तुलना की थी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी चेक से तुलना की थी जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर है, यानी कि दिवालिया बैंक से। तो भारतीयों के द्वारा इसको भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। तो अब ये तय किया जाता है अब ये किस प्रकार से भारत का जो संविधान बनना है वो किस मिशन के द्वारा बनना है, किस प्रकार से बना है। तो भारत का जो संविधान बनना है वो बनना है कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 1946। भारत का जो संविधान सभा जो गठित हो रही है वो इस मिशन के द्वारा हो रही है। भारत की जो संविधान सभा गठित हुई कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 मंत्रियों को भारत में भेजा था, इसलिए इसका नाम पड़ा है कैबिनेट मिशन। इन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 मंत्रियों को भारत में भेजा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। वो 3 मंत्री कौन कौन आए थे?
सर पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष बन के आए थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ठीक है, ये दोनों सदस्य थे। तो ये 3 लोग आए थे ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मिशन से, कैबिनेट से ये 3 स्तर के मंत्री आए थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। सर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। और भारत की अगर संविधान सभा पूछी है तो नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। और भारत की जो संविधान सभा गठित हो रही है वो कब हो रही है? नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा गठित की गई। अब ये इन्होंने भारत के सामने किस प्रकार से प्रस्ताव रखा कि भारत में किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो इस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी, यानी कि पूरी 40 करोड़ भी नहीं थी। तो उन्होंने ये बताया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य हो सकता है, ठीक है। भारत में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से जो नंबर निकल के आया वो कौन सा निकल के आया? 389, यानी कि भारत में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। तो उस समय भारत 2 भागों में बटा था, एक अंग्रेज का भारत और देसी रियासतें, है ना। दोनों काम भारत में हो रहे थे, अंग्रेज का भारत और देसी रियासतें। भारत अंदर ही अंदर 2 भागों में बटा हुआ था। तो 389 जो सदस्य थे इनको 2 भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है? अंग्रेज का भारत, यानी अंग्रेज भारत जिसे बोला जाता था, और देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है। तो 389 सदस्य में अंग्रेज भारत की तरफ से 292 सदस्य होने थे और देसी रियासतों की तरफ से 93। अच्छा, उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी होते थे। ये 4 कौन है? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? आप याद रख सकते हैं, A, B, C और D से याद रख सकते हैं। A का मतलब होता है अजमेर, मेरवाड़ा। B का मतलब बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में है। C का मतलब कुर्ग, कर्नाटक। और D का मतलब दिल्ली, ठीक है। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। ये चारों के नाम है, ABCD से आप याद रख सकते हैं, अजमेर, बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली हो गया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि देसी रियासतें जो 93 जो सदस्य आने थे ये मनोनयन के द्वारा आएंगे, यानी कि इनका चुनाव नहीं होगा। और जो 292 थे यहाँ पे निर्वाचित की बात की गई है, ठीक है, कि ये चुनाव के द्वारा ही आएंगे। तो 389 सदस्य में याद रखना, इसमें टोटल जो महिलाएं थी कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, बेगम अय्यास रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये, ठीक है। तो 389 सदस्यों को इस प्रकार से बांटा गया। अंग्रेज का भारत, देसी रियासतें 292 और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, A अजमेर, B बलूचिस्तान, C कुर्ग और D दिल्ली। देसी रियासतों में 93 थे, मनोनयन के द्वारा प्रक्रिया बताई गई थी। और 389 में जो महिलाएं थी वो कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्यास रसूल, मुस्लिम लीग की थी ये, मुस्लिम लीग की थी। क्लियर इतनी बात है। ये नंबर कहाँ से आया? फिर से बता दे रहा है कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, यानी पूरी 40 करोड़ भी नहीं थी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर, यानी जो कैबिनेट मिशन के जो मंत्री आए थे उन्होंने बताया था 10 लाख संख्या पर एक सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से जो सदस्यों की जो संख्या निकल के आई थी, ये कुल सदस्य कितने होने थे? 389, ठीक है। अब देखो आगे की प्रक्रिया क्या है। तो मार्च 1946, अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1946 में आया। और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। और कैबिनेट
मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा जो गठित की गई है वो कब की गई है? नवंबर 1946 में। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। और भारत की संविधान सभा पूछी जाए कब गठित की गई, तो संविधान सभा जो गठित की गई है वो नवंबर 1946 में गठित की गई है। और इसके बाद बैठकें शुरू हो रही हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 में हो रही है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। तो इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए, तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस संविधान सभा के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो संविधान सभा के, और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। यदि इनको पूछा जाए संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अच्छा, इस बैठक में मुस्लिम लीग नहीं पहुंच रही थी। इस बैठक में, पहली बैठक में मुस्लिम लीग नहीं पहुंची थी। ठीक है, अच्छा, अगली बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इसमें दो काम हुए थे। स्थायी अध्यक्ष चुने गए, यानी कि चुनाव हुआ था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और दो उपाध्यक्ष चुने गए। एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष चुने गए। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना, इनको बिहार गांधी भी कहते हैं। बिहार गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये चुनाव से चुनकर आए थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये 11 दिसंबर को ये काम हुए थे। अब 13 दिसंबर की तारीख आ रही है, 13 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या 13 दिसंबर 1946 को क्या हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, या इसको बोला जाता है संकल्प प्रस्ताव, पेश किया गया। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? बहिष्कार कर रही थी। इसलिए संविधान सभा का कहना था कि सभी लोग आ जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। अगली तारीख आ रही है 22, अब साल बदल गया, जनवरी आ गई, जनवरी 1947। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को क्या हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय स्वीकार नहीं किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसको बोला जाता है संकल्प प्रस्ताव, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार संविधान सभा के द्वारा कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब देखो, के.वी. राव थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा है? जनक एवं जननी। के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया कि जनक एवं जननी बताया संविधान का। ठीक है, एक थे बी.एन. राव। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा के निःशुल्क काम किया था। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्होंने संविधान सभा के लिए निःशुल्क काम किया था। और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने निःशुल्क काम किया था। ठीक है, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए
मताधिकार की आवश्यकता है, यानी चुनाव जीत के आना पड़ेगा। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर की अब कहानी शुरू हो रही है यहाँ पर। तो इन्होंने सबसे पहले मुंबई से चुनाव लड़ा, ठीक है, मुंबई से चुनाव लड़ा और ये हार जाते हैं, ठीक है। अब संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने दोबारा जो चुनाव लड़ा वो पश्चिम बंगाल से लड़ा, और यहाँ पर मुस्लिम लीग इनकी सहायता करती है। मुस्लिम लीग की सहायता से ये चुनाव क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो सीट थी जहां से लड़े थे उसका नाम था जसनूर कुन्ना, जसनूर कुन्ना सीट से लड़े थे। अच्छा, उसी समय क्या हुआ, एक घटना घटित हो गई कि उसी समय भारत का क्या हो गया, विभाजन। तो इनकी जीती हुई जो सीट थी वो कहाँ पहुंच गई, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जिसे अपन लोग आज कहते हैं बांग्लादेश। इनकी जहां से जीते थे कहाँ पहुंच गई, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे आज अपन लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश। तो ये फिर से बिना जीते रह गए। तो जब ये बात BN राव को पता लगी तो BN राव ने स्थायी अध्यक्ष, BN राव ने स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से ये कहा है कि भाई संविधान सभा के गठन करने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना बहुत जरूरी है ना। तो संविधान सभा में इनके बिना तो संविधान बन ही नहीं पाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खैर, मुंबई में थे BG खैर से कहा है तो डॉक्टर भीम, यहाँ पे BN राव ने किससे कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि इनको किसी भी तरीके से चुनाव जिताया जाए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किससे कहा है, BG खैर से। तो BG खैर ने क्या किया, इनके एक सदस्य थे, जीते हुए सदस्य थे, MR जयकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्हीं की जगह पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये चुनाव क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शुरू में कहाँ से आ रहे थे, मुंबई से, और जीत भी कहाँ रहे हैं, मुंबई से जीत रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब ये क्या है, संविधान सभा के सदस्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब क्या बन गए हैं, संविधान सभा के सदस्य। और संविधान सभा के सदस्य बन चुके हैं तो इन्हें बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, या जिसे बोला जाता है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, है ना। कब, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ये प्रारूप समिति, या इसी को बोला जाता है पांडुलेखन समिति की क्या बनाया गया, अध्यक्ष। तो इसमें जो प्रारूप समिति में कुल लोग सदस्य थे वो थे 7, यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 लोग थे। कौन कौन थे, सबसे पहले BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर थे, ये कौन बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। और अन्य 6 लोग कौन थे, वो सदस्य थे। KM मुंशी थे एक सदस्य, KM मुंशी, माधवराव, गोपाल स्वामी अयंगर, अगले थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। TT कृष्णमाचारी, और मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए, 7 लोग। ये 7 लोग थे, जिसमें ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ठीक है। अब कुछ डेट देख लो। 22 जुलाई 1947 के द्वारा तिरंगा अपनाया गया, तिरंगा अपनाया गया, ठीक है।
और 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे आंशिक रूप में और 16वां अनुच्छेद ये कहा गया था कि 15 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं। इस प्रकार टोटल जो अनुच्छेद हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से कब लागू हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछा जाए तो कितनी है? संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसमें इस दिन 4 काम हुए थे। राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा में पूछा है कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल 12 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें की गई थी। अच्छा, राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखे गए थे। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां काम कर रही थी? तो संविधान सभा में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 13 प्रकार की समितियां काम कर रही थी। कुल जो समितियां थी वो कितनी थी? 13 थी। संविधान सभा में छोटी और बड़ी मिलाकर कुल 13 प्रकार की समितियां काम कर रही थी। अब देखो यहाँ पर जो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा है संविधान। अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर भी कहा जाता है इसे, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। तो भारत का जो संविधान है तो मूल रूप से जो इसमें अनुच्छेद थे 395 मूल रूप से अनुच्छेद थे और अनुसूची जो थी वो कितनी थी? 8 और भाग कितने थे? 22 भाग थे। ये मूल रूप से था। वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये 465 प्लस है, 465 के लगभग है। ये 12 भाग हो गए और ये 25। ठीक है, 26 हो गए थे लेकिन एक भाग अलग कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है, भाग 7 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब भारत का जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पर 284 सदस्यों ने दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर। ठीक है, 284 सदस्यों ने संविधान सभा पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और जो मूल संविधान है वो किस में लिखा गया है? अंग्रेजी में लिखा गया था। मूल संविधान किनके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा ये मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संविधान सभा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक